नमस्कार दोस्तों, कमर दर्द की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमर में दर्द होने के कारण के बारे में। कमर में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। हम उनको कई वीडियो के माध्यम से उन विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क, डिस्क संबंधी परेशानियां हैं या फिर स्लिप डिस्क। हम इस विषय को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को कमर में दर्द हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क या स्लिप डिस्क के कारण से होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि डिस्क संबंधित ये बीमारियां क्या होती है, इनमें क्या क्या लक्षण आते हैं, ये क्यों होती है, इसमें क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है, और सबसे आखिरी में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार आज अधिकतर व्यक्तियों को ये परेशानी बढ़ती क्यों जा रही है। हमारी रीढ़ की हड्डी कई वर्टेब्राओं से मिलकर बनी होती है। हर दो वर्टेब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जो वर्टेब्रा के बीच में कुशन की तरह काम करती है तथा हमारी पूरी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाती है। यह एक गोल आकार की होती है। इसका बाहर का आकार हार्ड होता है और अंदर का हिस्सा जो है वो जेली टाइप का होता है, जिससे यह कुशन की तरह काम करती है। किसी कारण से हमारी डिस्क की क्षमता से अधिक उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाए तो उसके अंदर वाला पार्ट बाहर वाले पार्ट को तोड़कर, डैमेज कर कर बाहर आ जाता है। इसको डिस्क हर्निएटेड कहा जाता है। और यदि ये अंदर वाला हिस्सा बाहर वाले हिस्से को केवल प्रेशर बनाए और बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा उभर के केवल बाहर आ जाए, अंदर वाला हिस्सा बाहर नहीं आता, इसमें केवल बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा उभर जाए जो डिस्क का हार्ड वाला पार्ट है, तो इसको बल्जिंग डिस्क कहा जाता है। कभी कभी डिस्क के ऊपर थोड़ी सी चोट लग जाती है जिसके कारण से उसका बाहर वाला हिस्सा टूट जाता है। कोई हिस्सा बाहर नहीं आता है, डिस्क के बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा टूट जाता है, तो उसको एनुअल टियर कहा जाता है। अब हम इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे। इसके लक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक्यूट कंडीशन में इसके लक्षण अलग होते हैं और क्रोनिक कंडीशन में इसके लक्षण अलग होते हैं। जब किसी व्यक्ति को स्लिप डिस्क होती है तो उसको बहुत अधिक दर्द होता है। उसको छींकने खांसने में दर्द हो सकता है, सुबह उठने में अकड़न आ सकती है, उसकी बॉडी एक साइड टिल्ट झुक सकती है, उसको नीचे झुकने में बहुत परेशानी आ सकती है, कभी कभी उसको थोड़ा सा चलने में भी बहुत कष्ट का अनुभव होता है, सोते सोते आराम करते करते भी कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन कुछ समय के बाद में जब ये थोड़ी ठीक हो जाती है और इसकी क्रोनिक कंडीशन आती है, उस समय व्यक्ति का दर्द काफी कम हो जाता है। कुछ लोगों को सुबह की थोड़ी सी अकड़न बसती है। बाद में मुख्यतः ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जब वो व्यक्ति ज्यादा देर तक खड़ा रहता है तो उसके पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है और कमर में दर्द आना शुरू हो जाता है। या जब वो कुछ दूर चलता है तो उसके पैरों या कमर में दर्द आना शुरू हो जाता है, उसको थोड़ी देर चलने के बाद में बैठना पड़ता है। ये इसकी क्रोनिक कंडीशन होती है। या उसको थोड़ी देर ज्यादा देर बैठने के बाद में दर्द आना शुरू हो जाता है। ये सब उसकी क्रोनिक कंडीशन में आता है। इसके लक्षणों में यदि हमें स्लिप डिस्क राइट साइड में होती है तो हमें राइट साइड के कमर में ज्यादा दर्द होगा और राइट साइड के पैर में दर्द आएगा। कभी कभी ये लेफ्ट साइड के हिस्से में हो जाती है तो हमें लेफ्ट पैर में ज्यादा दर्द आएगा व लेफ्ट कमर में दर्द आएगा। कभी कभी जो हर्निएटेड डिस्क है उसका पार्ट, बीच वाले पार्ट को सेंट्रल में हो जाती है, तो हमें दोनों पैरों में दर्द आ सकता है बारी बारी करके, या दोनों पैरों में एक साथ दर्द भी आ सकता है। यही चीज कभी गर्दन में हो जाए
तो इसके कारण हमें हाथों में दर्द आएगा। लेफ्ट साइड हो तो लेफ्ट हाथ में, राइट साइड हो तो राइट हाथ में, और सेंट्रल में हो तो कभी एक हाथ में, कभी दूसरे हाथ में, कभी दोनों हाथ में, साथ में भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए सबसे मुख्य टेस्ट एमआरआई का होता है। इसके लिए एक्सरे भी करवाए जाते हैं, सीटी स्कैन भी करवाई जा सकती है, लेकिन जो सबसे मुख्य टेस्ट है वो एमआरआई है। एमआरआई में देख के हमें बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि आखिरकार परेशानी क्या है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन व कुछ लक्षणों के आधार पर भी अनुभव हो जाता है कि किस टाइप की परेशानी होगी। इसके होने के कई कारण होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम बात करें तो जब भी डिस्क में उसकी क्षमता से ज्यादा प्रेशर आ जाएगा तो ये परेशानी हो जाती है। कई लोगों को बहुत तेजी से गिरने के कारण से परेशानी होती है। कुछ लोग थोड़ा सा फिसल जाते हैं तो भी उनको ये दिक्कत आ जाती है। कभी कभी शटर उठाने में भी ये परेशानी आ जाती है। कभी कोई पानी की बाल्टी उठाने में परेशानी आ जाती है। कभी जोर से छींक आ जाती है तो भी इस तरह की परेशानी आ जाती है। और इसके अलावा कई कारण हैं जिसके कारण से डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और उनको हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क या स्लिप डिस्क हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट 70 से 80% पेशेंट इसके जो हैं वो दवाइयों के द्वारा ठीक हो जाते हैं। इसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, दर्द कम करने की दवाइयां की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा लगभग सारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक, सब में इसका बहुत अच्छा इलाज होता है। कुछ घरेलू उपायों के द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी में भी इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। न्यूरोथेरेपी भी इसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है इसको ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ इसके कई घरेलू उपाय भी होते हैं। हम अगले वीडियो में इसके घरेलू उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का आखिरी हमारा टॉपिक है कि आखिरकार ये लोगों में इतनी तेजी से जो बढ़ती जा रही है और हम कैसे बचें। आपने देखा कि कुछ लोगों को तो बड़ा वजन उठाने के बाद में बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं तो स्लिप डिस्क होती है। जिम में जाते हैं, बहुत ज्यादा वजन उठाने में आ जाता है तो स्लिप डिस्क हो जाती है, या कहीं से गिर जाते हैं ऊपर से नीचे तो स्लिप डिस्क होती है। लेकिन कई बार थोड़ा सा वजन उठाने के बाद में भी जो है स्लिप डिस्क हो जाती है। ये डिपेंड करता है डिस्क की क्षमता के ऊपर कि वो कितनी ताकतवर है। साथ में डिपेंड करता है कि डिस्क के आसपास की मांसपेशियां, मसल्स, टेंडन यदि ज्यादा कमजोर होंगे तो आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और यदि ताकतवर होंगे तो आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। हम देखते हैं कि कई लोग कितने ही किलो के बोरे उठाकर दिन भर रखते हैं इधर से उधर, तो उनको इस तरह की परेशानी नहीं आती है क्योंकि उनकी मसल्स, टेंडन, लिगामेंट में ताकत होती है और उनकी डिस्क भी ताकतवर होती है। तो आखिरकार हम लोगों की डिस्क, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन कमजोर क्यों हो गए? न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी के कारण। लेकिन आज हम सब लोग जानते हैं कि हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन खाना चाहिए, कितनी मात्रा में कितना विटामिन खाना चाहिए, कौन कौन से विटामिन की हमें आवश्यकता है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए क्या क्या जरूरत है, हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं। उसके बावजूद भी हमारी डिस्क और हम उससे रिलेटेड जो पार्ट है हमारे, वो कमजोर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम सारा विटामिन और प्रोटीन तो खा रहे हैं, लेकिन उसको सही से पचा नहीं पा रहे हैं और उसका सही से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं।
उसका एक मुख्य कारण है खाना खाने के तरीके में गड़बड़ होना। मेरा एक सेपरेट वीडियो बना है 2 कोर भोजन के 2 कोर आनंद और प्रेम के, आप उसको देखें। उसके अलावा कई माध्यम होते हैं जिसके द्वारा आप अपने डाइजेशन को और अपने एब्जॉर्प्शन को सुधार सकते हैं। यदि आपका ये सुधरता है तो निश्चित ही आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की पूर्ति होगी और आपके लिगामेंट, टेंडन, मसल्स व डिस्क में ताकत बढ़ेगी। इनकी ताकत के लिए एक सबसे जरूरी चीज है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बिना विटामिन डी के नहीं हो सकता है। तो विटामिन डी आजकल अधिकतर लोगों के शरीर में कम होता है। आप विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए रोज धूप में 15 से 25 मिनट तक बैठें, अपने लिए समय निकालें। विटामिन डी का इससे अच्छा सोर्स कुछ है ही नहीं। आप सही से विटामिन डी लेना चाहते हैं तो सूर्य की धूप के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप सोचें आपके पास समय कम है और आप सोचें कि आप दूसरे रूप से विटामिन डी की पूर्ति कर लें, तो इतना अच्छा विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो पाएगी जिससे वास्तव में आपके शरीर को लाभ मिले और बहुत अच्छा लाभ मिले। तो मेरा निवेदन यही है कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें और धूप का पर्याप्त आनंद लें। एक तीसरा हमारी डिस्क और मसल्स का कमजोर होने का कारण यह भी बनता है कि हमारे पोस्चर में इनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से लगातार हमारी मांसपेशियों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता रहता है और वो कमजोर होती चली जाती है। तो हमारी बॉडी के पोस्चर का और अलाइनमेंट का विशेष ध्यान दें आप। उसके लिए लगातार एक्सरसाइज करते रहें व लंबी देर बैठने से बचें, लंबी देर खड़े होने से बचें, गलत तरीके से उठने बैठने से बचें, गलत तरीके से बैठने से बचें। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पोस्चर में गड़बड़ी नहीं आएगी, और पोस्चर में गड़बड़ी नहीं आएगी तो मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं जाएगा। इस परेशानी को कम करने के लिए आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लें, इससे आपको जरूर आराम मिलेगा। आप अपने शहर के आसपास किसी न्यूरोथेरेपिस्ट का पता करें। यदि आपके पास पता नहीं है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे आप पूछ सकते हैं आपके शहर के आसपास नज़दीक में कौन सा थेरेपिस्ट है। और यदि आपके शहर के नज़दीक में कोई थेरेपिस्ट नहीं होता है तो आप के लिए हम कुछ वीडियो बना के डालने वाले हैं, वो आप घर पर सीख कर भी न्यूरोथेरेपी ले सकते हैं। यदि आप होम्योपैथिक परामर्श व दवाइयाँ ऑनलाइन चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।